बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान गुल हम फ़ारूक़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम आपको इस प्रोग्राम चतराल डेयरी में जो मुतासर इलाक़े है जहाँ पे सैलाब आया है या ग्लोब इवेंट आया है या एवलांच आया है या मतलब बर्फ़ानी तोदे पड़ने से जो तबाही मची है, हम उस इलाक़े का हम विज़िट करेंगे और वहाँ पे जो ग्लोब 2 प्रोजेक्ट है यूएनडीपी के फ़ंड से चलने वाला, उन्होंने जो काम किया वो भी आपको हम दिखा देंगे। मैं नाज़रीन बताते चलूँ कि ग्लोब 1 जो था वो पहले आया था, उसने काम किया। उसके बाद ग्लोब 2, ग्लोब का मतलब है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, यानी वो सैलाब जो बर्फ़ानी तोदे पटने के बायस आते हैं, वो बग़ैर किसी बारिश के या बादल या गरज गुरज के वो आते हैं। और ये सैलाब इंतहाई ख़तरनाक इसलिए होते हैं कि आम तौर पर जब बादल आते हैं, बारिश बरसता है, तो लोग ज़हनी तौर पर तैयार होते हैं और वो अपनी जान और माल को महफूज जगह पास टाइम होता है। मगर ये जब मौसम गर्म होते हैं तो चूँकि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग ये एक बर्निंग इशू है, मौसमियाती तब्दीली जिसे कहते हैं, तो इसकी वजह से चतराल जैसे जो वल्नरेबल इलाके हैं ये भी बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। तो इसलिए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने तकरीबन कोई $36 मिलियन, जैसे कोई 8 अरब रुपए इस तरह कुछ बनते हैं अंदाज़ा, उससे यहाँ पे ग्लोब 2 प्रोजेक्ट शुरू करवाया। 2017 से ये शुरू हुआ था और ये 2024 तक ये ख़त्म हो रहे हैं। तो ग्लोब 2 के तहत जो है लोअर चतराल में मटगलश और इसी तरह अरकारी और अपर चतराल में रेशन के मकाम पे वहाँ पे हिफाजती दीवारें, कम्युनिटी हॉल और कुछ इरिगेशन चैनल बनाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने स्वात में और अपर दीर में भी काम किया है। तो हम आज की प्रोग्राम डेयरी में कोशिश करेंगे कि इन सब विजिट करके और लोगों से बातचीत करेंगे। फिर ग्लोब का यूएनडीपी का जो तर्जुमान है उनसे बातचीत करेंगे, उनकी राय लेंगे, लोगों की राय लेंगे और आपको हम अपने टेलीविज़न की स्क्रीन में दिखा देंगे। हमारा नाम जी सोफीजान है। ठीक है, और हम इधर का रहने वाले हैं, ये गांव का है। और ये सैलाब ने हम तकरीबन 300 घर वालों के हालात बिल्कुल बुरा किया। ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट ने जो काम किया हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं। और भी है, ये और भी कहते हैं हम ये काम करते हैं। और इधर टूरिज्म वाला सारा इधर ये लोग आता है। हो हमारा हालात ये सैलाब ने बहुत बुरा ख़राब किया। अच्छा, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? ऐसी बहुत फर्क पड़ेगा। अभी हम ये डर से मकान नहीं बना सकता है। अभी ये देवाल मेवाल हो गया, अब मकान भी बनाएगा, होटल भी बनाएगा, हमारा ये इलाका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, और स्वाद में भी इन मुतासर इलाकों में बहालकारी के काम किए हैं। ग्लोब 2 के तहत अरकारी, मडगलाश, रेशन, मटलतान, उतरोड़, महला किला, कमरखोरा, तल वगैरह में आबादी को सैलाब की तबाहकारी से बचाने के लिए हिफाजती दीवारें, कम्युनिटी सेंटर और अपाशी की नदी ताकि इन मुतासर लोगों को रिलीफ मिल सके। इलाके के लोग इन बहालकारी के कामों पर बहुत खुश हैं, जिससे उनके नुकसान का किसी हद तक तलाफी हुई है। हाँ, यहाँ ना ये वाटर की जो वाटर सप्लाई की स्कीम नहीं है। ये लोग दरिया से पानी लेके जा रहे हैं। दूसरी इधर अस्पताल नहीं है, एक प्राइमरी स्कूल है। यही मुश्किलात है। तो अभी तो रोड तो बन रहे हैं, लेकिन यही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो निज़ाम है वो धरम भरम है। और अस्पताल नहीं है। लोग पुलिस किस तरह करते हैं? लोग यहाँ से फिर लोकल एक बाबू होता है इधर गांव का अपना, वो इधर आके इनको बस वही उनसे अपना वो गुजारा करते हैं, वरना फिर इधर से कालाम रेफर होते, कालाम सिविल अस्पताल। इन मुतासर इलाकों के लोगों का कहना है कि ग्लोब इवेंट की वजह से बगैर किसी पेश की इतला और बारिश के अचानक सैलाब आता है, जो बड़े पैमाने पर तबाही का बायस बनता है। मेरा नाम मलक फरीदुल्लाह और मैं यूसी कलाम का साबिक़ नाज़िम हूँ और कौम शेख कौम से चतरा हूँ। और यहाँ पुराने ज़माने में मशरान आकर इधर आबाद हो गए हैं। हाँ जी, और बताएं। हाँ जी, ये जो पलोगा है सर, ये हमारे उशू मटिलतान विलेज कौंसिल का हिस्सा है। ये पलोगा यहाँ इस तरफ 80-90 घर इस तरफ थे, 70-80 घर इस तरफ थे। तो 2022 में जो सैलाब आ गया उसने तकरीबन उस तरफ से भी ख़त्म कर दिया, इस तरफ से भी ख़त्म कर दिया। 10 में बाद में लोगों ने फिर मेहनतें करके वो घरें बना लिए और अपना वो ज़िंदगी फिर बसर करने लगे थे। लेकिन फिर 2022 में जब सैलाब आ गए तो उसने फिर उन घरों को और इस तरफ के घरों को सारे तबाही कर दिया। तो अब इंशाल्लाह ये जगह जो है ये कालाम का बहुत ऐसे जगह है
खास पॉइंट है यहाँ। जब लोग यहाँ से 2-2.5 हज़ार गाड़ी जाती है महोडन झील, तो यहाँ आकर स्टे करते हैं, वापसी में आकर फिर यहाँ स्टे करते हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ ज़मीन भी बहुत कीमती है, 1 करोड़ में कनाल मिलते हैं यहाँ। तो अब इंशाल्लाह ये प्रोटेक्शन वाल से ऐसा होगा कि वो अपनी ये ज़मीन अवार करके फिर अपने लिए घर बनाएंगे, वरना हमारा उम्मीद ख़त्म हो गए थे इस जगह से लोगों का कि यार यहाँ तो घर बनाओ और हर तीसरे साल सैलाब आते हैं और ख़त्म होते हैं। तो हमारा जो UNDP 2 प्रोजेक्ट जो है ये इसने हमारे ये इतना तकरीबन ये जो है ये जो दीवार है ये 300 फुट ये है, 300 फुट वो है, और 400 इस तरफ, 400 इस तरफ। तो ये जो गांव है बिल्कुल ये महफूज हो जाएगा, आगे निकल जाएगा सैलाब। और हमने उसको थोड़ा खोला रख दिया, इसी वजह से खुला रख दिया कि यार सैलाब उसको नुकसान न कर दे, और दरिया को हमने बहुत खुला रख दिया। और इंशाल्लाह वो जो खतरत है वो अभी टल गया। अभी लोग आकर अपने घर और सारा सिस्टम इंशाल्लाह अभी लोगों का उम्मीद पैदा हो गया, और यहाँ इंशाल्लाह अपने घर वापस बनाएंगे। तो हमारा जो UNDP प्रोजेक्ट है ये हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट ने हमें जितना काम नहीं किया, जितना काम उसने 3 साल में किया, हम उसका भी मशकूर है, और आप लोगों का मशकूर है कि यार आपने आकर हमारे हालात पूछ लिया। बहुत मेहरबानी। लोगों और क्या मसाइल, क्या मुश्किलात है? सर हमारे तो ये मुश्किलात है, 2010 में जब सैलाब आ गए हमारे वाटर चैनल जो थे हमारे तो सारे ज़राअत पर और टूरिज़म पर हमारा इन्हिसार है। तो 2010 में जब सैलाब आ गए, फिर ये 2022 में आ गए, हमारे सारा चैनल ख़त्म हो गया। अभी 2 चैनल इधर ख़राब है और 10-12 चैनल नीचे ख़राब है। अभी UNDP ने हमें 6 चैनल अभी हम बना रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी हमारा जो 2 चैनल इधर है वो भी हमें इंशाल्लाह बनाएंगे, तो उससे हमारा मईशत ठीक हो जाएगा। क्योंकि हमारा ज़मीन है और हमारा 2 ये एक टूरिज़म और एक हमारा ज़राअत पर इन्हिसार है। तो इंशाल्लाह अगर ज़राअत हमारा अच्छा हो जाए तो उसी के साथ टूरिज़म भी अच्छा होगा, तो इंशाल्लाह हमारा जो ज़िंदगी है वो अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा, आपकी यहाँ पे सड़कों की, सेहत की, तालीम की, बिजली, पानी वगैरह के क्या? कुछ नहीं है सर, हमें पाकिस्तान ने अभी तक कुछ नहीं किया है। अभी हम पाकिस्तान में जब वाली साहब का स्टेट था उसी ज़माने से जो स्कूलें हैं वो अभी तक वही स्कूलें हैं। हमारे लिए कोई नया प्रोजेक्ट अभी तक नहीं आया। हमारे प्रोटेक्शन ज़मीनें जो है ये सैलाबों में ख़त्म हो जाते हैं। तो ये अगर हम ये दरख्तें लगाए, ये सिस्टम हम ठीक कर दे, तो इंशाल्लाह हम ये सैलाब से भी बच जाएंगे और हमारा जो सिस्टम है वो सही चल जाएगा। अस्पताल का यहाँ सलाह? अस्पताल बिल्कुल नहीं है। ये सेहत का कोई हमारा जो UC का उशू मुल्तान है उसमें बिल्कुल कोई डिस्पेंसरी भी नहीं है। हाँ, अच्छा, स्कूल बच्चों और बच्चियों के लिए? बच्चियों के स्कूल हैं, प्राइमरी तक है, और बच्चों का स्कूल है जो वाली स्वाद ने बनाए थे वही स्कूल है। अभी और कुछ कोई स्कूल भी नहीं बना है। बच्चे जब प्राइमरी पास करती फिर क्या करती है? यार फिर वो हमारा तो हम गरीब लोग हैं, हम आगे नहीं जा सकते हैं, बस घर में ही बैठते हैं, बस आगे तालीम हमारा नहीं है। अब अच्छा, आपकी जो खवातीन डिलीवरी केस में खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी पड़े तो जब आप अस्पताल ले जाते तो रास्ते में क्या मुश्किलात होते हैं? रास्ता तो आपने देख लिया, अभी तो ये रास्ता अभी बन रहा है ना हमारा, तो उससे पहले तो हमारे लिए मुश्किलात ही थे। हमारा मरीज अस्पताल को नहीं पहुंच जाते। हमें अभी काला मिंगोरा जो है वो 120 किलोमीटर है, तो उधर तक हम ले जाने में रास्ते में ही हमारा वो मरीज मर जाते हैं। तो सरकारी बिजली है यहाँ पे कि नहीं सरकारी हमने अपने पावर हाउस से लगाए, कौम ने कम्युनिटी ने मेहनत करके अपने वो बिजली बनाकर उससे गुजारा करते हैं। हमारे न गोबड़े का बिजली है, न कोई टेलीफोन सिस्टम इधर है, न कोई रोड। अभी जो है ये टूरिज्म वालों ने ये रोड अभी बना रहे हैं, बस यही है। यहाँ पे इतनी सारी पानी है, इसमें कितने सारे डैम बन सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपने अभी तक क्यों भी डैम नहीं बना बिजली? बस ये नहीं बना रहे हैं सर। अगर बनाते तो आगे पाकिस्तान के लिए भी, हमारा ये इलाके में इतना पानी है सारा पाकिस्तान को बिजली दे देते हैं हम। मेरा नाम फजल वाहिद है, मैं यहाँ के लोकल बाशिंदा हूँ। और यहाँ 2010 का सैलाब आया था, इसमें 30-35 इधर घर थे वो बह गई सैलाब ने। तो इसके बाद फिर अपने मदद आपके तहत ये प्रोटेक्शन वाल लोगों ने बनाई। इसके बाद 2022 में फिर सैलाब आया तो उसने ये मस्जिद, इधर होटल और सारे ये खेत आलू समेत और घर सब लोगों को बहुत मुश्किलात से दो चार थे। तो अभी ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट के ताउन से अभी ये प्रोटेक्शन वाल बन रहे हैं। इनसे ये लोग फिर से आबाद होंगे और अपने वही खेत भी बनाएंगे और घर भी बनाएंगे। तो ये UNDP के बहुत मशहूर है कि यार लोग हैं यहाँ से मुतासरीन तो ज़्यादा है, लेकिन 300-400 घर ये आबादी है, इधर 300-400 गांव है। अच्छा, जी मेरा नाम करीम ख़ान है, मैं मानक्याल का रहने वाला हूँ। यहाँ एरिया जो है ना सारे हमारे वादी मानक्याल में आ जाता है। तो इन लोगों को यहाँ यही ख़तरात है कि
यहाँ पहले ये ग्लेशियर जो थे ये कई पुराने ज़माने से ये अपनी हालत में मौजूद थे, लेकिन अभी मौसमी चेंजिंग की वजह से ये दिन ब दिन जो है ना ये पिघल जाते हैं। तो इस वजह से हर साल फ्लड आने का ख़तरा हो जाता है। तो पहले जहाँ हम खड़े हैं ये मैदान कब इस साइड पे था, सरसब्ज़ मैदान था, तो फ्लड की वजह से ये मैदान अब जो है ना आधा ख़त्म हो चुका है। लेकिन अब जो यूएनडीपी और ग्लाफ 2 की वजह से यहाँ पे जो बंद लगा हुआ है, इंशाल्लाह हमारी उम्मीद ही है कि इंशाल्लाह ये मज़ीद इस तरफ जो फ्लड है वो नुकसान नहीं करेगा और ये एरिया महफूज रहेगा। तो ऐसा ये जितना नीचे इस तरफ हम जा रहे हैं मानक्याल की तरफ, तो रास्ते में बड़ी बड़ी ज़मीनें जो है ना ये फ्लड की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो ये प्रोटेक्शन वाल जो है ना ये सारी जगह पे इनकी ज़रूरत है, ताकि आइंदा जो है ना हमारी नस्लें है वो इस फ्लड से महफूज रहें और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। ये फ्लड वाल हमें इतनी ही ज़रूरी है जितने के इंसान के लिए सांस ज़रूरी होता है, इतना ही हमें ये ज़रूरी है। तो ये ग्लाफ 2 का हम शुक्रिया अदा करते हैं और मज़ीद भी आप मीडिया की वसातत से हम ये कहना चाहते हैं इनको मज़ीद टाइम दिया जाए और ये वादी मानक्याल में काम करे और अपना जो है ना नेक्स्ट 5 साल यहाँ पे और काम करें। अच्छा, और करीम ये बताओ कि जब सैलाब आते हैं उसको स्पीड बहुत तेज होते हैं, जी। ये दीवार छोटा सा है, इसमें कंक्रीट भी नहीं है, सरिया भी नहीं है, क्या ख्याल है वो सैलाब जो है इतना तबाकुन, वो ये छोटा सा दीवार इसको कंट्रोल करेगा, बर्दाश्त करेगा? सर बात ये है कि भाई इसका यही फ़ायदा होता है, जैसा हमने देख लिया मेन सड़क जो हमारी बहरीन कालाम का सड़क जाता है, तो इसमें जहाँ पे सड़क की नीचे साइड पे ये प्रोटेक्शन वाल किया हुआ था, तो वो सड़क महफूज है और जहाँ नहीं था तो वहाँ से हमारी सड़कें जो है ना गिरी हुई है और जो हमारे कंक्रीट वाल थे उनको नुकसान पहुँचा है। तो ये इतना कर सकता है, ये मुकाबला कर सकता है। नहीं, मैं इसकी मेयार की बात करूँ, जी। अगर ये कंक्रीट का होता तो अच्छा ना हो, तो मजबूत ना हो तो मजीद। तो कंक्रीट का तो सबसे बेस्ट होता है, लेकिन ये तो इन लोगों पे डिपेंड करता है कि भाई उनको जितना फंड उनके साथ होता है वो उन्हीं हिसाब से काम करते हैं। तो ये अभी जो है ना कम अज़ कम ये काम हुआ है, ये बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। अगर ये कंक्रीट में हुआ तो ये और भी मजबूती हो जाती है। जी, यहाँ की आबादी कितनी है और मुश्किलात क्या है? यहाँ की 10,000 आबादी है जी। यहाँ की मुश्किलात ये है कि सबसे पहले तो यहाँ इस इलाके में अस्पताल नहीं है जी। उसके अलावा यहाँ लड़कियों का स्कूल नहीं है, प्राइमरी स्कूल के सिवा कोई भी नहीं है। दूसरा इस पे रास्ता नहीं है। रास्ता जो है ना सबसे बड़ी मुश्किलात रास्ते की है यहाँ इस इलाके में। और इसमें जनाब वाला इसमें फिर पानी जो है ना लोग 5-6 फुट बर्फ के अंदर पानी जो है ना घड़ों में भर के यहाँ दरिया से लेकर अपने घर जाते हैं। ये सबसे बड़ी मुश्किलात है। वो फिर रास्ता बनाना पड़ता है, बर्फ उठानी पड़ती है, फिर पानी लेकर अपने घर में जाना पड़ता है। ये इसके अलावा जो है ना बिजली जो है यहाँ बिजली नहीं है अच्छा, जी। बिजली की बड़ी मुश्किलात है यहाँ, बिजली की सहूलत बिल्कुल नहीं है जी। यहाँ की मुश्किलातें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हम शुक्रगुजार हैं कि ये टीम यहाँ पर आई है और इसने हमारी मुश्किलात और हमारी फरियाद सुनी है। आगे हमारी हुकूमत तक ये फरियाद पहुँचाएंगी और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि हुकूमत हमारा दिफा करेंगी। रहमान रहीम। यहाँ पर ग्लेशियर और सैलाब का ज़्यादा मसला है, फिर स्कूल का भी मसला है, फिर जो अस्पताल है आज तक हमारे पास अभी तक नहीं बने। फलाई तंजीम बज़्म इस्माइल बाबजी के नाम से जो तंजीम मैंने बनाई है उसमें एक दर्स हमने बनाया है और उसमें एक अस्पताल की भी हमने इफ्तिताह की है 6 कमरों की। अभी उसका तकरीबन 4 फुट तक काम हो गया है। तो उसमें हमें नर्स नहीं है, आने वाले वक्त में जब हम उसे तैयार करें तो हमें नर्स दे दें। इस तरह ये जो मैंने आपको पहले बयान में बताया कि कुछ 2-3 वटों की ज़रूरत है, ये हमें कर दें। और जो स्कूल है हमारा, इसमें हमारे इधर इलाके का बंदा हो कोई, क्योंकि नीचे से बंदा बर्फ़ में जा नहीं सकता, तो इलाके का बंदा कोई बच्चा हमारे पास है किसी को वहाँ पर लगवा दे। और इसी तरह जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें जो ग्लेशियर है उनके ख़तरात, फिर उनसे रास्ते चूँकि नहीं हैं, सड़क नहीं है, तो बहुत सारी मुश्किलात है। औरतों को हम जो डिलीवरी केस वाली औरतें उनको यहाँ से चारपाइयों पर उठा कर लेकर जाते हैं। कई औरतें जो हैं वो रास्ते में दम दे जाती हैं, तो उसी दर्द से फिर हमें भी यहाँ ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। तो इतने बड़े इदारे हैं आलम
عالم میں، پورے کل نقشہ عالم میں جتنے لوگ ہیں، جتنے بڑے ادارے ہیں، جتنے بڑے لوگ ہیں ہمارے پاکستان کے ہیں، باہر کے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب سے ہماری درخواست ہے کہ ہمیں اسپتال بھی دیں، اس طرح ہمیں یہ وٹے بھی ہمارے لگائیں، اس طرح اسکول کے نظام بھی ہمارے ٹھیک ہوں، تاکہ جو ہماری موضع بڑے سرے ہے اس کی جو مشکلات ہے وہ ختم ہو جائے اور لوگوں کو خوشحالی ملے گی۔ $36 ملین کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ان حفاظتی دیواروں وغیرہ سے امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کافی حد تک نقصان سے بچ سکیں گے اور نقل مکانی کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ وینس گروپ آف کمپنیز، کیا آپ اپنے مالی اہداف تک پہنچنا چاہتے ہیں تو فکر مند ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وینس گروپ آف کمپنیز آپ کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ اپنے مالی اہداف تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں اپنی خدمات فراہم کر رہے ہیں۔ کموڈٹی مارکیٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پیشہ ورانہ پر عزم خدمات کے ساتھ بڑھتی ہوئی مارکیٹ میں زندہ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں۔ ہمارا اعتماد مارکیٹ کے خطرات کو کم کرنا ہے، جس کا نتیجہ آپ قابل ذکر منافع کماتے ہیں۔ وینس کسٹمر کیئر سپورٹ 24 گھنٹے مفت مشاورت فراہم کرتی ہے اور ہموار عمل کے لیے ہمارے پارٹنرز کی مدد کرتی ہے۔ تو آج ہی ہماری ویب سائٹ پر رجسٹر ہوں اور منافع کمانا شروع کریں۔ $36 ملین کی لاگت سے تعمیر ہونے والے ان حفاظتی دیواروں وغیرہ سے امید کی جاتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کافی حد تک نقصان سے بچ سکیں گے اور نقل مکانی کرنے پر مجبور نہیں ہوں گے۔ ہمارے یہاں ادھر اسپتال نہیں ہے، بی ایچ او نہیں ہے، اکثر زنانے لوگوں کی ڈلیوری کیس ہوتے ہیں، وہ ہم چارپائی کے ذریعے نیچے لے کر جاتے ہیں اور راستے میں اکثر مر جاتے ہیں۔ کوئی ہم زندہ نہیں، بس راستے اسپتال تک پہنچ جاتے ہیں، اور کوئی راستے میں مر جاتے ہیں، تو بس یہ تکلیف ہے، راستے کا تکلیف ہے بہت۔ ہمارا درخواست ہے کہ راستہ یہ جو سڑک شروع یہ بھی جلد از جلد بنائے اور ادھر بی ایچ یو وغیرہ بھی بنائے کہ لوگوں کی تکلیف میں کمی آ جائے۔ بچے تعلیم کے کیا مشکلات ہے تعلیم کے حوالے سے بچوں کی؟ تعلیم کیا اولاد سے مشکلات یہ، ادھر تو پرائمری چھوٹے اسکول ہے، وہ ادھر غریب لوگ پرائمری تک کا تعلیم حاصل کرتے، باقی گھر میں بیٹھتے، ادھر کوئی تعلیم کی کوئی ذریعہ نہیں ہے، ادھر کوئی اساتذہ کے سٹاف نہیں ہے، اور کوئی سٹاف ہو گیا تو یا نہ کوئی آبادی ہے، بلڈنگ وغیرہ ہے کہ اس میں بچے بیٹھ کر اسکول پڑھے۔ سیلاب کی صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ جتنا نقصان سیلاب سے ہوا ہے اور یہاں پہ جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، جتنے ذمہ دار لوگ متاثر ہوئے ہیں، جتنے یہاں کے آبائی لوگ جو متاثر ہوئے ہیں، اس کے نقصان کا ازالہ میرے خیال میں بہت زیادہ مشکل ہوگا، کیونکہ یہ ایک انتہائی کڑوا سیلاب تھا کہ اس کی وجہ سے لاکھوں کے کروڑوں کا نقصان بھی ہوا ہے، اور لوگوں کی یہاں کی کمراٹ کا آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کی قیمتی زمینیں ہیں وہ سب سیلاب میں بیچ چکے ہیں، اور اربوں کے حساب سے میرے خیال میں یہاں پہ نقصان ہو چکا ہے۔ میرے آپ کے نظروں کے سامنے جو سین آ رہا ہے، یہاں پہ سیلاب ہوا، یہاں سے تقریباً 10-12 گھروں کو بھی بہا کے لے کے گیا ہے، اور آئندہ بھی اللہ تعالیٰ نہ کرے اگر ایسا سانحہ دوبارہ پیش آیا تو میرے خیال میں جو زندہ لوگ بچے ہیں وہ بھی سب بہہ جائیں گے، اور یہ جو گھر ہیں آپ کو نظر آس پاس کے، یہ بھی ایک بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میں حکومت پاکستان اور خصوصاً UNDP کی ٹیم سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر فوری کے فوری طور پہ کام شروع کیا جائے، اور اس کے یہ ریٹرننگ وال جہاں تک انہوں نے بنائے بھی ہیں چند، اور جو بقایا ہے یہاں اس پر بھی جلد از جلد کام شروع کیا جائے۔ سیلاب کی وجہ یہ ہوتے ہے کہ یہ گلیشیئر جو ہے وہ پگھل جاتے ہیں، روز بروز یہاں پہ آب و ہوا کا مسئلہ ہو جاتا ہے، موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اوپر پہاڑوں پہ جو گلیشیئر ہے وہ پگھل جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ پگھل کر تھوڑا تھوڑا جمع ہو کے یہاں پہ سیلاب بن جاتا ہے اس سے۔ اچھا، جنگلات کی کیا پوزیشن؟ جنگلات کی کٹائی جنگلات کی کٹائی بھی تقریباً ہو رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا، لیکن بہرحال جنگلات کی کٹائی بھی ہو رہی ہے، اور سیلاب سے اس دفعہ جو جنگلات کی کٹائی ہوئی ہے پوری زندگی میں لوگوں کے حکومت پاکستان کی وجہ سے انہوں نے بھی یہاں سے کافی جنگلات نکالے ہوئے ہیں، تو یہ اس دفعہ کا جو سیلاب ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں درختان جو ہے دیار کے قیمتی درختان وہ بہہ چکے ہیں۔ پانی بجلی وغیرہ کی کیا؟ ہمارا ادھر نہیں نہ بجلی ہے
और सड़क को अभी ये टूरिज्म वाला ने बनाया, पहले भी सड़क भी ऐसा नहीं था। और बिजली की ये लोगों ने अपने लिए जनरेटर बनाया, उससे गुजारा करते हैं। ना अस्पताल है, ना ऐसा स्कूल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, और ये प्रोजेक्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि हुकूमत से क्या चाहते हैं, हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं हमका, ये बिजली ठीक कराएगा, ये दीवार करेगा, और स्कूल बनाएगा, और अस्पताल, ये मुतालबा है जी मेरा नाम फरीदुल्लाह है, साबिका यूसी नाजिम रह चुका हूँ इधर। और बेसिकली हम चित्राल तुर्को से आए हैं और खुशे खाम से हम ताल्लुक़ रखते हैं। 2000 घराने हैं यहाँ आबाद हैं। अच्छा, इसके बारे में बताना चाहिए। हाँ, ये जो प्रोजेक्ट है उसने बहुत अच्छे काम किए हैं, ऐसे काम किए हैं। अभी एक हमने वो एक क्या नाम है वो बनाया है दीवार, तो उसमें सारा ये जो हमारा ये मटिलतान का एरिया है, अल्लाह ताला ने ये 2010 के सैलाब में उसको महफूज किया। बहुत अच्छे मस्बत काम कर रहे हैं। जिधर ज़रूरत हो पानी का चैनल बना रहे हैं, जिधर प्रोटेक्शन वाल का ज़रूरत हो वहाँ प्रोटेक्शन वाल बना रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से और अच्छे मेयार से बना रहे हैं। इससे कितना ज़मीन सैराब? ये तकरीबन ये जो चैनल है ना, उससे तकरीबन 12,000 कनाल ज़मीन उससे सैराब हो रहे हैं। तो 12,000 कनाल इधर है ज़मीन इधर? क्यों नहीं है, ये तो तकरीबन इतना, ये तो किलोमीटरों में है, किलोमीटरों में है। अच्छा, इससे पहले क्या तकलीफ थी आप लोगों को? यार हमें तो जो वो वाली स्वात के स्टेट था उससे आगे पाकिस्तान ने हमें कुछ नहीं किया है। बस अब UNDP गोल्फ 2 आया है, उसने हमारे जो खतरनाक ज़मीनें थे उनको प्रोटेक्शन वाल बनाया, और जिधर हमारे पानी नहीं पास हो रहे थे वहाँ हमें पानी वाटर का चैनल बना लिया। तो हम उनका बहुत मशकूर है यार, बहुत ज़्यादा काम किया, इतना काम किया कि स्टेट के वक्त से इधर तक इतना काम नहीं हुआ था जो इस 3 सालों में हुए। जी मेरा नाम राशिद खान है। मैं UNDP ग्लफ 2 प्रोजेक्ट से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे हम अभी पलोगा में खड़े हैं। पलोगा में यहाँ पे ये माउंटेन जाते हुए रास्ते में जो है ना टूरिस्ट रुकते हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे वो चाय वगैरह के रुकते हैं। तो यहाँ पे मकामी आबादी भी रहती है, 1000 के करीब आबादी है। उनको 2010 और 2022 के सैलाब में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन वाल नहीं था। तो अब पानी जो है ना वो उन तक पहुंच जाता था और उनके माल और असबाब उससे मुतासर हो जाते थे। अभी ये प्रोटेक्शन वाल हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 500 फीट का प्रोटेक्शन वाल ये बना हुआ है, 800 फीट का मजीद बन रहा है। इससे ये मकामी आबादी को जो है ना एक महफूज सैलाब से महफूज हो जाएगी, और टूरिस्ट को यहाँ पे रुकने के लिए एक महफूज रास्ता जाने के लिए। इसका कॉस्ट कितने हैं अंदाज़ा? इसका करोड़ के करीब इस पे लागत आई है। ये PDMA के तवसत से हम बना रहे हैं, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने इसको तामीर किया है। इन पहाड़ी और सियाहती इलाकों में रहने वाले लोगों को सैलाब की पेशगी इतला देने के लिए ग्लोफ 2 के तहत मुख्तलिफ मकामात पर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी महकमा मौसमियात के इश्तराक से लगाए गए, ताकि सैलाब की सूरत में लोग बर वक्त अपनी जान और माल को सैलाब की तबाहकारी से बचा सके। रास्ता तो अब इंशाल्लाह बन रहा है, जो हमारी टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो बना रहा है, लेकिन यहाँ जो इंसानी सहूलियात है ना वो यहाँ नहीं है। आप देखो इतना बड़ी वैली जो है यहाँ पे मानक्याल, वादी मानक्याल, इसमें BHO नहीं है। ये लोग अपनी जो डिलीवरी केस होते हैं ये इस हालात में बहरीन लेके जाते हैं, या मदीन या मिंगौरा। तो आप खुद सोचें एक इंसान को क्या तकलीफ हो सकता है इन वजह से जो BHO ना हो। यहाँ पे बच्चों की तालीम का जो सिस्टम है वो प्राइमरी से ऊपर नहीं है। तो यहाँ मॉडल स्कूल नहीं है, गर्ल्स मॉडल स्कूल नहीं है, हाई स्कूल नहीं है, मॉडल हाई स्कूल नहीं है, BHO नहीं है। तो यही टेंशन और परेशानी। तालीम का क्या पोजीशन है, मतलब खवातीन के लिए किस लेवल तक स्कूल है? नहीं है ना, प्राइमरी स्कूल भी नहीं है। प्राइमरी स्कूल है, लेकिन प्राइमरी स्कूल की क्या हैसियत होती है जब यहाँ के लोगों का तो यही ज़हन और माइंड बना हुआ है कि भाई यहाँ बच्चों के लिए अलहदा स्कूल हो, मॉडल स्कूल हो, हाई स्कूल हो, कॉलेज हो। लेकिन यहाँ पे जो सिस्टम है वो प्राइमरी से आगे है ही नहीं। अच्छा, तो बच्चियाँ जो 5वीं जमात पास करती है फिर वो क्या करते हैं? वो घर में बैठते हैं, बस यही सोचते हैं कि भाई हमारी ये 5 साल ज़िंदगी, इसके बाद हमारा मुस्तकबिल क्या होगा। यहाँ ऐसा इन लोगों के पास वसाइल नहीं है कि वो अपनी बच्चियों को आगे लेके जाए और वहाँ पढ़ाए। ये तो आप लोगों ने इलाका खुद देख लिया, इन लोगों की इतने यानी कि उनके हालात ऐसे नहीं है, कारोबार यहाँ पे नहीं है। करीम, आप इस वक्त मुखातिब हैं जी। आप वॉइस ऑफ जर्मनी के थ्रू आप पाकिस्तान हुकूमत से और बैन अल-अक़वामी इदारों से क्या मांगते हैं, क्या मुतालबा करते हैं? हम यही मांगते हैं कि भाई हमारी जो
सबसे पहले जो है ना तालीम जो है ना वो लाजमी है। तो हमारी तालीमी मयार जो है ना वो हमारी बच्चियों की तालीमी मयार बिल्कुल नहीं है, ना होने की बराबर है। प्राइमरी क्या है? प्राइमरी में तो बच्चे जब अपने नाम लिख लिख सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारी यही अपनी गवर्नमेंट से भी और फ़ॉरेन से भी यही दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारी जो बच्चियों का तालीम है वो मयारी तालीम होना चाहिए। यहाँ मानक्याल में कम से कम बच्चियों की कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से प्राइमरी से ऊपर तालीम ही नहीं है। तकरीबन 300 घर वालों के हालात बिल्कुल बुरा किया। ठीक है, अभी ये प्रोजेक्ट ने जो काम किया हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं, और भी है ये और भी कहते हैं हम ये काम करते हैं। और इधर टूरिज्म वाला सारा इधर ये लोग आता है, हो हमारा हालात ये सब किया। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसी बहुत फर्क पड़ेगा। अभी हम ये डर से मकान नहीं बना सकता है। अभी ये देवाल मेवाल हो गया, अब मकान भी बनाएगा, होटल भी बनाएगा, हमारा ये इलाका इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जी मेरा नाम राशिद खान है, मैं यूएनडीपी ग्लफ 2 प्रोजेक्ट से यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे हम अभी पलोगा में खड़े हैं। पलोगा में यहाँ पे ये माउंटेन जाते हुए रास्ते में जो है ना टूरिस्ट रुकते हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे वो चाय वगैरह के रुकते हैं। तो यहाँ पे मकामी आबादी भी रहती है, 1000 के करीब आबादी है। उनको 2010 और 2022 के सैलाब में बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, क्योंकि ये प्रोटेक्शन वाल नहीं था। तो अब पानी जो है ना वो उन तक पहुंच जाता था और उनके माल और असबाब उससे मुतासर हो जाते थे। अभी ये प्रोटेक्शन वाल हम जहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे 500 फीट का प्रोटेक्शन वाल ये बना हुआ है, 800 फीट का मजीद बन रहा है। इससे ये मकामी आबादी को जो है ना एक महफूज सैलाब से महफूज हो जाएगी, और टूरिस्ट को यहाँ पे रुकने के लिए एक महफूज रास्ता मुहैया हो जाएगा माउंटेन जाने के लिए। इसके कॉस्ट कितने हैं लोगों? इस पे लागत आई है, ये PDMA के तवसत से हम बना रहे हैं, और सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन ने इसको तामीर किया है। और सैलाब जब यहाँ आया था हम लोग बहुत ख़तरे में थे, और ये वटे से पहले भी ख़तरे में थे। जो वटा लगाया है हमको नींद नहीं आती थी रात को, ठीक है। और उसकी वजह से कुछ लोग चले गए पंजाब में अपने घर लेकर, बच्चे लेकर, इस रास्ते पे मुश्किलात से। और अभी हम थोड़े बहुत लोग इधर ही रहते हैं। ये वटा लगा है, इसकी वजह से थोड़ा ख़तरा बहाल हुआ है, इसीलिए थोड़े बहुत लोग इधर जो काम करते हैं अपने खेतों के वगैरह यहाँ पे, वही लोग थोड़े बहुत रहते, बाकी लोग सब चले गए पंजाब में। जी, और ख़तरा थोड़ा बहुत कम नहीं हो आपने गया। ये जुमला पूरे बोलने हैं ना। और जो सैलाब से पहले यहाँ पे ये वटा भी नहीं लगा था, जब सैलाब आए थे बहुत लोग ख़तरे में थे, हमको रात को नींद नहीं आती थी, हमारे लोग चले गए पंजाब में। और अभी ये वटा लगा, इसकी वजह से थोड़ा बहुत ख़तरा कम हुआ है, और हमारे लोग कुछ लोग इधर ही रहते हैं, और ज़्यादा चले गए। रास्ता भी ठीक नहीं, इसकी वजह से बहुत मुश्किलात पे वो पंजाब में चले गए। तो अभी ये जो हिफाजती दीवार बन गया, इसके बाद आप सुकून से सो रहे हैं रात को? हाँ, सुकून से बिल्कुल। क्यों कम? उर्दू। जी, नाम बताएं, और ये प्रोटेक्शन वाल के बारे में पहले बात बता दी, इस इलाके की आबादी कितना है और उस प्रोटेक्शन वाल से क्या फ़र्क पड़ेगा? जी। मेरा नाम अव्वल खान है, मैं ग्लाफ 2 प्रोजेक्ट में CBDRMC के चेयरमैन हूँ। प्रोटेक्शन वाल की मदद से बात ये है कि जो आबादी आपकी नज़र आ रहा है, ये सारे इस प्रोटेक्शन वाल गिबिन वाल से इसको फ़ायदा है, क्योंकि सैलाब इसको सैलाब की ज़िद में नहीं आ सकता है। बाकी ये वादी मानक्याल कमर ख्वा ये एक जन्नत नज़ीर वादी है, लिहाजा इधर हासिलात बहुत है, लेकिन मवासिलात लोगों के पास नहीं है। मवासिलात है जो इधर पन बिजली की ज़रूरत है, लोग से रोशनी करते हैं, और मवासिलात तो इधर बहुत है, पत्थर है, रेत है, बजरी है, लेकिन हासिलात लोगों के पास कोई नहीं। हासिलात के लिए हमारी ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारे प्रोजेक्ट है UNDP की, इसको चाहिए हमारे साथ ताउन करे, और हमें जो हमारा जो काम रह गया है, जो गिबिनवाल और भी है, वो भी हमको करे। और पन बिजली की हमको भी बहुत ज़रूरत है, रास्तों की ज़रूरत है। हमारा जो कमेटी की जो मुद्दत है वो पूरे होने वाला है, और हमारी दरख्वास्त है कि इसको एक्सटेंशन दिया जाए, हमारा जो बाकी काम है वो भी करे। अच्छा, अव्वल खान जी बताओ, कि जो प्रोटेक्शन वाल आप लोगों ने बनाया, ये तो मतलब कंक्रीट भी नहीं है, सरिया भी नहीं, तो ये अगर तेज सैलाब आ गया तो ये उसको बचा सकेगा या ये भी उड़ जाएगा? अगर 2022 की जो सैलाब है, अगर उससे ज़्यादा का मुश्किल है, बचाया नहीं जा सकता है।
اگر اس کی لیول کے برابر ہو تو بھی یہ مقابلہ کر سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیسا ہونا چاہیے تھا؟ مضبوط پروٹیکشن وال کیسا ہونا چاہیے تھا؟ یہ اگلے کاموں سے تو بھی پھر بہت مضبوط ہے، مقابلہ کر سکتا ہے، لیکن اور مضبوطی بھی کرے تو وہ ادارے کی بات ہے. اگر کرے تو کر سکتے ہیں. کس طرح کنکریٹ؟ چلو کنکریٹ بھی شیٹرنگ کے ذریعے مال ڈالتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہے مضبوط ہے. UNDP نے جو ہمارے ساتھ کام کیے وہ بہت اچھے کام کیے اور بہت بہترین کام کیے. اچھا अस्पताल اچھا اب یہ بجلی کا کیا سچویشن ہے؟ یہاں لوگوں نے یہاں بجلی کی جو سارے سسٹم ہے وہ موجود ہے، لیکن لوگوں کی غربت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکتے. نہیں، یہاں سرکاری پر- بجلی کی بات کر رہا ہوں. سرکاری بجلی نہیں ہے. یہاں کیا پن سے لے بجلی کر گھر یہاں تک؟ بن سکتے ہیں اور سرکاری بجلی نہیں ہے. ہمیں یہاں تعلیم، BHO، پانی کا سسٹم ان کی اشد ضرورت ہے. تو میں آپ لوگوں کی وساطت سے پوری دنیا کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئے ہماری ہیلپ کریں، ہماری مدد کریں. ہم پورے کمراٹ ویلی سے پوری میڈیا ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں کمراٹ ویلی میں آپ موجود ہیں. ہم آپ کے وساطت سے اپنے لوکل جو 4 بڑے ایشو ہے آپ کو آگے کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کمراٹ پوری دنیا میں جانتے ہیں کہ یہ ٹورزم اسپاٹ ہے. یہاں پر سیاحت کے حوالے سے بہت سے دعوے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک پریکٹیکلی یہاں پر کوئی کام نہیں ہوا. سابقہ گورنمنٹ کہتے ہیں کہ ہم یہاں شیئر لفٹ لگاتے ہیں، یہاں پر روڈ بناتے ہیں، لیکن ابھی تک نہ ہمارے ایریا میں کا جو روڈ ہے اس کا ٹینڈر ہو چکا ہے، نہ وہ شیئر لفٹ کا منصوبہ آ گیا اور نہ ٹورزم اسپاٹ میں کوئی چیز آگے کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ بالکل فیل ہے. ہمارا یونین کونسل 4 ولیج کونسل پر مشتمل ہے. 3 ولیج کونسل میں صرف ایک پرائمری گرلز اسکول ہے اور وہ بھی پرائمری تک ہے. آگے تک وہاں لڑکیاں اسکول میں جائے اور سبق پڑھائے. ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم ہمارے ہر ولیج کونسل میں جو گرلز اسکول بنایا جائے اور اس اسکول کو اپگریڈ کیا جائے تاکہ ہائی تک ہمارا یہاں پر تعلیم سے ہمارا راستہ ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں صحت کے علاوہ سے ایک BHU ہے. اس BHU کو یہاں پر ٹورزم اسپاٹ ہے. پورا کالام اور اتروڑ وہاں سے بھی لوگ یہاں آتے ہیں، پورے دیر سے یہاں لوگ آتے ہیں، پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں. یہاں ایک BHU ہے، اس میں میڈیکل ٹیکنیشین ہوتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کم از کم یہاں پر کیٹیگری اسپتال بنایا، RSC اسپتال بنایا جائے تاکہ یہاں پر بر وقت لوکل لوگوں کو بھی فائدہ ہو جائے اور جو ٹورسٹ آتے ہیں اس کو بھی کم از کم فائدہ ہو جائے. اس کے علاوہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مین روڈ ہے، PKJ نے 4 پورشن پر ٹینڈر کیا ہے، 3 پورشن رہ چکے ہیں. ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ کم از کم اس 3 پورشن پر بھی وہ ٹینڈر کر لے اور کام شروع کیا جائے. اور جو کام شروع ہے پاتراک سے اوپر اس پر نظر رکھا جائے اور اس کو معیار بنایا جائے. رحیم اللہ کوہستانی، CBDRMC چیئرمین گلاف 2 تھل کمراٹ ویلفیئر آرگنائزیشن کا میں صدر ہوں. اور یہ ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے یہ سورے CBDRMC کے ممبرز ہیں، حضرت عمر صاحب اور حاجی شرون صاحب اور حضرت فقیر صاحب. سب سے پہلے میں پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میڈیا ٹیم کا، کہ کمراٹ ویلی آمد آپ نے کی اور یہاں پر آ گئے اور سیلاب سے متعلق جو حالات تھے اس کے بارے میں آپ نے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. سب سے پہلے ہمارا درخواست یہ ہے کہ جو فلڈ آ چکے ہیں اس فلڈ میں ہمارے اس ایریا میں اربوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے. لیکن اس وقت میں لوکل سوشل میڈیا چل رہا تھا تو پورے پاکستان کی جو بڑے میڈیا ہے اس کے آنکھوں میں یہ چھپے ہوئے تھے، کسی کو سامنے نہیں آیا. آپ کے وساطت سے ہم پورے دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب آ جائے کمراٹ ویلی میں دیکھیں یہاں پر اربوں روپے کے کمرشل جو پلاٹ تھے وہ سارا ڈیمیج ہو چکے ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ گلاف 2 جو پروجیکٹ ہے انہوں نے آ کر اس قوم کے ساتھ تعاون کیا ہے 2-3 چیزوں میں. جو زرعی اراضی چینلز تھے جس میں ہزاروں ایکڑ جو زمین تھے وہ بنجر ہو چکے تھے، گلاف 2 نے واٹر یوزر ایسوسیشن بنائی واٹر مینجمنٹ کے تحت، اس پر کام شروع کیا. یہ ایک چینل ہے، اس چینل کو تقریباً 7-8-9 کلومیٹر تک یہ لمبا ہے. یہ چینل اس پر انہوں نے کام کیا. اسی طرح سے 8 اور چینل سے بھی کام کیا ہے. یہاں پر سے گلاف 2 نے سائل کنزرویشن کے ذریعے سے ہمارے CBDRMC کے سجیشن کے ذریعے بڑے بڑے پروٹیکشن وال بنایا ہے. حالانکہ سیلاب سے پہلے یہاں پر کوئی پروٹیکشن وال نہیں تھے.
है। अगर पहले बन चुके थे तो ये नुकसान नहीं होता था, उसकी वजह से यहाँ पर इलाका कम अज़ कम थोड़ा सेफ हो गया। हम आपके मीडिया के ज़रिए से ये रिक्वेस्ट करते हैं पूरे NGO को, पूरे इदारे को, पूरे जो तरीक़ाती काम करने वाले पूरे डिपार्टमेंट है, पूरे महकमे है कि आ जाए कुमराड वैली देखिए, यहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जो प्रोडक्शन वाल जहाँ बनाना है उसको बनाया जाए। इस वाटर चैनल से कितनी ज़मीनों को फ़ायदा होगा? इस वाटर चैनल ये तकरीबन 9 किलोमीटर इसके लेंथ है और उसके नीचे ज़मीन है, हज़ारों एकड़ है। और हमारे तो यहाँ पर लोगों के अवर माश का कोई सिस्टम नहीं है, सिर्फ ज़राअत पर ये सिस्टम चल रहा है और वो भी 5-6 महीने का सीज़न चल रहा है। तो ये इस चैनल की वजह से हज़ारों एकड़, बल्कि ये एक चैनल नहीं है, हमारे थल कुमराड में 8 बड़े चैनल है, उसके डाउन पर ये सारे जो ज़मीन है वो आ चुके हैं, वो सारे डैमेज हो चुके हैं। जी नाज़रीन, हमने स्वात का विज़िट किया और स्वात में जो ख़ास कर कालाम का जो इलाका, रोड का इलाका था वहाँ पे, और कालाम को जो पिछले साल सैलाब आया था उसने बुरी तरह मुतासिर किया था। उसके बाद हम जो महोडंड और रास्ता है वहाँ पे गए तो यहाँ पे भी काफ़ी तबाही मची थी। तो स्वात के इलाके जो कालाम से नीचे इलाका है यहाँ पे कमर ख्वारवाड़ा वगैरह इसके नाम, तो यहाँ भी जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी ये इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ था। मगर ग्लोब 2 प्रोजेक्ट ने यहाँ पे जो जहाँ से ख़तरा था उसी बरसाती नाले में जो छोटा दरिया भी कहलाता है वहाँ पे उन्होंने हिफाजती दीवारें बना दी है। और यहाँ पे इस दीवार के बाद जो है लोगों को थोड़ा सा तसल्ली हो गई। मुकामी लोगों से जो हमने बात कर ली तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे इस सैलाब के पेश नज़र इसके ख़तरे की वजह से लोगों की घर बार और काफ़ी सारा नुकसान हुआ है, तो से माइग्रेट हो चुके हैं, उन्होंने नकल मकानी की है, यहाँ से हिजरत कर चुके हैं। और एक बच्चे से जब हमने बात कर ली तो वो कहते कि पहले हमें डर की वजह से नींद नहीं आता था रात को, क्योंकि ये जो सैलाब है ये अचानक आता है और अचानक सैलाब की वजह से काफ़ी सारा नुकसान हो जाता है। अभी जब ये हिफाजती दीवार बन गया तो उसके बाद ये हुआ कि हम अब सुकून की नींद सो सकते हैं। UNDP का जो तर्जुमान था रशीद साहब, उससे हमने बात कर ली तो उनका ये कहना था कि यहाँ पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में हमने कम्युनिटी हॉल बनाए, यहाँ पे ये लोग अपनी खुशी गमी में यहाँ पे गेट टुगेदर कर सकते, मिल सकते, और इसके साथ जो है सेफ हेवन बनाए हैं। और इसका मतलब ये है कि खुदा न खास्ता अगर सैलाब इस कदर ज़्यादा आ जाए कि सारे आबादी को ख़तरा हो तो ये लोग इस महफूज मकामात पर यहाँ पर पनाह ले सकते हैं। स्वात ज़िला पर दीर में जो है ख़ासकर कुमराड के इलाके में बहुत ज़्यादा तबाही मची थी। और यहाँ पे एक मस्जिद है उसके बारे में 400 साल पुराना है। जब इसकी 300 साल गुजर गए तो ये मस्जिद यहाँ पे आग लगी थी और ये मस्जिद काफ़ी हद तक उसको नुकसान पहुँचा था, शहीद हुआ था। फिर मुकामी लोगों ने दोबारा इसको असर नौ बनाया और उसकी भी तकरीबन कोई 100 साल होने को है। ये तारीख़ी असासा है और अक़वाम मुत्तहिदा की जो चार्टर्ड है यूनाइटेड नेशन के, उसके मुताबिक जो चीज़ 70 साल पुराना हो जाए तो वो नेशनल हेरिटेज में शुमार होता है। तो ये तो चूँकि 400 साल पुराना है, ये हमारा एक कौमी असासा था। और इस मस्जिद को भी इस हिफाजती दीवार की वजह से तहफ़्फ़ुज़ मिल गई, क्योंकि यहाँ पे जो इसके साथ जो दरिया बहता है तो पिछले साल जो सैलाब आया था तो दरिया का पानी मस्जिद के अंदर दाखिल हुआ था। अब जो हिफाजती दीवार तामीर हो गया तो यहाँ पे इस मस्जिद को अभी ख़तरा नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे हमने देखा कि कुमराड के इलाके में जो तरल वगैरह है वहाँ पे हमने देखा कि जो मकानात है वो बीच में रह गए और दरिया दाएं बाएं बहते हैं। हालांकि ये मकानात दरिया के बीच में नहीं थे, ये दरिया के किनारे, क्योंकि ज़्यादा हो गया तो पानी का रुख बदल गया और डाइवर्ट हो गया और वो आबादी के बीच में आके उसने अपना रास्ता चेंज कर दिया। तो ये मकानात दरमियान में रह गए और उन बेचारों के पास अभी सर छुपाने का जगह भी नहीं है। इसके अलावा जो दूसरे इसी इलाके में जो कुमराड के रास्ते पे जो इलाके का ख़तरा था तो वहाँ पे जी उन्होंने कम्युनिटी हॉल और इस तरह वो बना रहे, और साथ साथ इन लोगों ने जीता ये इरिगेशन चैनल बनाए जो आप पाशी की नदी है वो तामीर करवाए और उससे हज़ारों एकड़ ज़मीन सैराब होती है। और मैं एक बात बता के चलूँ कि स्वात के इलाके में जहाँ पे महल्ला किला कहलाता है वहाँ पे हमें काफ़ी सारे चतराली मिले। तो मुकामी जो वहाँ पे फरीदुल्लाह साहब थे वो साबिक़ा नाज़िम भी रह चुके हैं, तो उनका कहना था कि इस इलाके में हम तकरीबन कोई 2000 से ज़्यादा चतराली यहाँ पे हम आबाद हैं। ये काफ़ी सारे पहले यहाँ पे आ चुके थे, माइग्रेट हो चुके थे और अभी उन्होंने यहाँ पे मुकामी लोगों के साथ, कोहिस्तानी लोगों के साथ रिश्ते भी किए, मगर अभी उनको अपने जो ख्वार ज़ुबान चतराली ज़ुबान वो आता है।
تو آج کی جو پروگرام تھا ہمارا چترال ڈیری، اس کا لب و لباب یہ تھا کہ UNDP کی فنڈ سے چلنے والا جو گلوب 2 پروجیکٹ ہے، اس نے جو ولنریبل علاقے ہیں جہاں پہ سیلاب آتے ہیں، جہاں پہ یہ گلیشیئر صدیوں پرانے برفانی تودے پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے اچانک سیلاب آتے ہیں یا بارشوں کی وجہ سے سیلاب آتے ہیں اور جو نقصان پہنچایا، تو ان کی فنڈ سے ان علاقوں میں حفاظتی دیواریں بنائی گئی، آبپاشی کی نہر بنائی گئی، کمیونٹی ہال، شیلٹر ہوم، سیف ہیون بنائے گئے اور لوگوں کو کسی حد تک تقریباً ریلیف مل گیا ہے۔ مگر مقامی لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ کافی نہیں ہے اور مزید کام ہونا چاہیے، اور ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ گلوب 2 جو پروجیکٹ ہے اس کو ایکسٹینشن دیا جائے تاکہ اس کو مزید وسعت ملے، اور جن علاقوں میں کام نہیں ہوا تاکہ وہاں بھی کام ہو سکے۔ اور ان کا یہ بھی مطالبہ تھا کہ جو بھی ادارے چاہے ہو جو فنڈ لاتا ہے، تو جو ارب روپے کا فنڈ عوام کے نام پہ خرچ ہوتے ہیں تو وہ عوام ہی کے لیے خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ نشستم گفتم برخاستم پہ خالی کاغذی جمع خرچ پہ وہ ضائع ہو، بلکہ اگر یہ پیسہ ایمانداری کے ساتھ صحیح معنوں میں خرچ کیا جائے تو اس سے کافی سارا مواضع لوگوں کو ہو سکتا ہے، تلافی ہو سکتے ہیں نقصان کا، اور کافی جو ولنریبل علاقے ہیں، جو لوگ سیلاب اور گلیشیئر کی زد میں ہیں، ان کو کافی حد تک تحفظ مل سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کا یہ مطالبہ تھا کہ اس پروجیکٹ کو مزید وسعت دیا جائے، ایکسٹینشن دیا جائے، اور جن علاقوں میں کام نہیں ہوا وہاں بھی کام ہونا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ بھی سیلاب کی وجہ سے ان کو جانی و مالی نقصان کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو انشاءاللہ والعزیز ناظرین، کسی اور پروگرام چترال ڈیری میں آپ کو کسی اور موضوع پہ آپ سے بات چیت کریں گے، آپ کو معلومات فراہم کریں گے، اور ہمارا یہ جو ہم تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کرتے ہیں، متاثرہ جگہوں میں جاتے ہیں یا کوئی اچھا کام کر رہے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، تو ہمارا یہ پروگرام جو ہے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ٹیلی ویژن کی اسکرین پہ میڈیا کے تھرو یہ باتیں حکام اور مجاز اتھارٹی جو حکام ہیں ان کے نوٹس میں لائے، وہ حرکت میں آئے اور اس پہ عمل درآمد کرے، اور ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عوام کو ہم ریلیف دے سکے۔ تو بیسٹ ایک صحافی، میں خدائی خدمتگار بھی ہوں، سوشل ورکر ہوں، سماجی کارکن ہوں، اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کا خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کا وہ حاصل کر سکوں، اور شاید اسی وجہ سے ہماری بخشش ہو سکے۔ آپ کا میزبان غلام فاروقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اپنے دعا میں ضروریات کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔